ग्लाइडर तैयार है और पैसेंजर का वेट किया जा रहा है। करने के लिए निकलना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा कि वो सीधा बड़े टूर पे निकले या टुकड़ों में पहले एक्सपीरियंस करे चीजों को। नहीं है ये छोटा मेहमान जो आपके साथ है, ये एक्चुअली हमें ठंड में एक लंबे अरसे के बाद फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। तबीयत खराब होने की वजह से जो व्लॉग की सीरीज है वो ब्रेक हुई है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो मैंने बनाई थी वो अभी भी रिलेटेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने जो पैराग्लाइडिंग पर वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, उस पर मैंने डिटेल दी थी, और लॉन्ग वीडियो भी मैंने बनाई थी, वो अभी भी रिलेटेबल है, तो मैं उनको पार्ट्स में जोड़ दूंगा। रेलवे म्यूजियम वाली वीडियो भी हो सकता है किसी वीडियो में संलग्न कर दूं। खैर आज है तारीख 28 और 28 तारीख को हालत ये है कि प्रशासन ने भी सोचा था कि जो वसंत पंचमी और मौनी अमावस्या का स्नान है उसके बाद से शायद जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कम हो जाए, लेकिन हुआ उसके उल्टा। यानी यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का तांता है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं। अभी तो मैं थोड़ा बाहर साइड आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आगे जो वीडियोग्राफी है वो प्रतिबंधित है और वो स्नान घाट है जहाँ पर स्नान हो रहा है पूरा। तो श्रद्धालुओं का आवागमन जो है वो काफी ज्यादा है। अब एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि कुछ यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ कंफ्यूजन भी है। लोगों का पूछना है कि गाड़ियां कहाँ तक अलाउ हैं। देखिए, अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो संगम नोस के पहले आपको रोक दिया जाएगा। 4 व्हीलर पूरी तरीके से अभी भी मेला क्षेत्र में जो है वो प्रतिबंधित है, यानी बड़ी गाड़ियां आप लेकर नहीं आ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें व्यवस्थाएं अपने अनुरूप चल रही है। स्नान करने के लिए शायद यही एक परफेक्ट वेदर और परफेक्ट टाइमिंग भी है। और अगर आप आना चाहते हैं जरूर आइए, क्योंकि मेले को अब कुछ ही दिन बचे हैं और आप भी अपना स्नान पूरा कर लीजिए। समय नौका विहार अगर आपको करना है तो परफेक्ट वेदर कंडीशन है, परफेक्ट मौसम है, आप नौका विहार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने साइबेरियन बर्ड्स का नाव से जो दर्शन है वो आप कर सकते हैं काफी आराम से, और नाव भी चलवा दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप काली घाट से बैठे, चाहे आप संगम क्षेत्र से बैठे, आप सामने त्रिवेणी संगम का दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप पूरा जो अरैल तक का इलाका है वो नाव से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सर्विसेज रिज्यूम कर दी गई हैं। कुछ जो प्रमुख स्नान पक्ष होते हैं वहां पर ये रोक दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जितनी नाव शायद आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हो उतनी आपको कहीं और देखने को नहीं मिल रही होंगी। करके निकल रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर जो टूर है कुछ ऐसा ही है, आइए देखते हैं क्या है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंगों की साइकिल यात्रा। वैसे इंटरेस्टिंग जो पर्सनैलिटीज है उनसे का भी दर्शन होता रहता है। तो मैंने शुरुआत से माघ मेला की अपडेट्स आपको दी, माघ मेला में जो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज हैं उनसे मिलाया। तो अभी मुझे एक भैया मिले हैं जो साइकिल से बाय रोड ट्रैवल करके प्रयागराज पहुंचे हैं। तो आइए भैया से ही जानते हैं इनका सफर कैसा था। भैया आपका स्वागत है पहले से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल चौधरी है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बेसिकली रहने वाला आगरा का हूँ, यूपी, बट स्टे अभी मैं मुंबई में करता हूँ। तो मुंबई से मैंने स्टार्ट किया है। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम हो चुकी है, ये 18 मंथ हो चुके हैं मेरे। 8 से करीब हो चुके हैं, और 6 ज्योतिर्लिंग 2 धाम और बहुत सारे तीर्थ हो चुके हैं। अच्छा, क्या चीज ऐसी थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि साइकिल से ही यात्रा करते हैं? नहीं, ऐसा क्या था? सबसे टफ, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैदल यात्रा, बट मुझे लगता है साइकिल, क्योंकि आप जब पहाड़ों पे, जब माउंटेन्स आप चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग ये करते हैं, तो उस समय आपको खुद भी पैदल चलना है, इसको भी लेके जाना है। ठीक है, अगर आप पैदल ये ट्रैवल कर रहे हो तो पैदल से वापस जा रहे हो। तो जो टफ चैलेंजेस है मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने साइकिल चूज किया। अच्छा, जब आपने पूरा प्लानिंग करी हो, क्योंकि हम लोग क्या है ना, अगर हमको कहीं 150-200 किलोमीटर भी जाना पड़ा तो बहुत सोचते हैं कि कैसे क्या होगा। आपने तकरीबन, आपने कहा 18 मंथ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा इनिशियल डेज में, जब आपने शुरू किया पूरा ट्रैवल? स्टार्टिंग में तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, मतलब आप स्टार्टिंग में लर्निंग फेज में होते हो, आप सीखते हो कि मुझे कैसे सर्वाइव करना है। सारे मौसम आ जाते हैं, मतलब आप अगर 1 साल से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो आप सारे जो मौसम है वो सब आपको फेस करने पड़ते हैं। बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, और आंधी तूफान, ये सब फेस करना पड़ता है। हमें भी फेस करना पड़ा, बट धीरे धीरे आप सीख जाते हो कि कैसे सर्वाइव करना है, कहाँ पर हमें कैसे जाना है, किससे कितना बात करनी है, किससे नहीं करनी है। कि ट्रैवल सबसे बेस्ट मुझे थेरेपी लगती है कि आप किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी तरह के डिप्रेशन में अगर आप में हो तो आपको ट्रैवल ही बचा सकता, और कोई भी नहीं बचा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि बीइंग अ ट्रैवल ब्लॉगर मैं भी ट्रैवल करता हूँ, तो लोगों का एक सवाल रहता है कि अगर हम इतना लॉन्ग टूर प्लान कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम कैसे होती है, कि हम कैसे अपने सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या होता है, कैसे आप खर्च करते हैं, कैसे कमाते हैं वो सब? सोर्स ऑफ इनकम कैसा है कि देखिए, 2 तरह का होता है। एक तो ऐसा होता है कि आपने 2 तरह के ट्रैवल देखे होंगे। एक घुमक्कड़ होते हैं जिनको ट्रैवल करना पसंद है कम से कम बेसिक चीज़ों में, और एक होते हैं जिनको सारी सुविधाएं चाहिए। तो मेरी बेसिक है कि मुझे सिर्फ खाने का खर्चा है। स्टे के लिए हम ज़्यादातर पेट्रोल पंप, आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे, या फिर पहाड़ों पे आपने देखा होगा प्रतीक्षालय वगैरह होते हैं, वहाँ अपना कैंपिंग वगैरह
लेकिन खाने का जो खर्चा है वो सर्वाइव के लिए स्टार्टिंग में सेविंग करनी की थी। उसके बाद थोड़ी बहुत, अभी फिलहाल तो सोशल मीडिया उतना डेवलप नहीं है कि वहाँ से इनकम नहीं है, तो इसलिए घर से तो रियल लेनी पड़ती है। तो भैया प्रयागराज में आप कब से हैं? प्रयागराज में मुझे 13 डेज हो गया आज। 13 डेज। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा, बहुत गंगा स्नान आपने किया? हाँ, मेरा अभी आप रुके कहाँ पे हैं प्रयागराज में? अभी हम निकल रहे हैं, मतलब हम रुके हुए थे यहाँ अच्छा। पर श्री बड़े हनुमान जी के अच्छा, मंदिर के अच्छा। जिस पास में जनाश्रय है, जनाश्रय उसके केंद्र। में थोड़ा सा मैदान पड़ा हुआ तो वहाँ पर हम लोग कैंप। और व्यवस्थाएं कैसी रही यहाँ पे? व्यवस्था बहुत अच्छी है बस। और जो लोग प्रयागराज आना चाहते हैं उनको अपने तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्रयागराज आइए तो मतलब आप 2-3 चीज़ें ना अपने माइंड में ये करके आइए कि आप अगर प्रयागराज आ रहे हैं तो एक तो शांति सुकून से अपना स्नान कीजिए, दूसरी बात व्यवस्था बना रखिए, तीसरी बात कचरा मत फैलाइए। ये सबसे बढ़िया मैसेज है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, श्रद्धा, बहुत सारे लोग आप देखो श्रद्धा के नाम पे भी हम लोग क्या करते हैं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब हमने ये नदियाँ जो हो रही हैं इस समय गंदी, वो अब हो रही हैं, पहले नहीं होती थी। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी सिटीज़ है, जितना सर्वाइवल जीवन पहले था वो नदियों के आसपास ही था। बड़ी सिटी आप देखोगे प्रयागराज, काशी, मथुरा, ये जितनी बड़ी सिटी आप देखोगे सब किसी न किसी नदी के किनारे, क्योंकि आपका जो पानी जो वो सोर्स था पीने का जो भी था वो उस समय नदी से था। नल नहीं थे उस समय, तालाब थे, कुएं थे, कुएं तालाब खत्म हो गए, अब नदी की बारी है, वो खत्म होने वाली है। अगर हो सके तो बचा लो और जितना कम हो सके उतना गंदा करो, क्योंकि सारे काम गवर्नमेंट का नहीं है, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम ही हैं जो उसको यूज़ करते हैं और हम ही उसको गंदा कर रहे हैं। हम ही उसको गवर्नमेंट को कोसते हैं कि गंदा हो रहा है। गंदा तभी होता है आप उत्तराखंड में जाएंगे तो ऋषिकेश से पहले आप गंगा जी का पानी उठा के देख लीजिए, ऋषिकेश के बाद देख लीजिए, और हरिद्वार के फिर और बाद देख लीजिए, आपको धीरे धीरे गंदा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऋषिकेश से पहले एक नाला, मैंने उससे पहले कोई नाला नहीं, हाँ एक नंदप्रयाग में थोड़ा सा गंदगी कर रखी है। ऋषिकेश के पहले एक किसी फैक्ट्री का नाला जाता है, उससे पहले पूरा पानी एकदम शुद्ध है, एकदम स्वच्छ पानी है, आप देख सकते हो। तो हम जितना उस चीज़ को बचा सकते हैं वो अभी बचा सकते हैं, बाद में ये चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। जैसे तालाब नहीं बचे, कुएं नहीं बचे, तो यही बोलूँगा कि आप अपनी नदियों को बचाओ, यही आपके पास सोर्स बचा है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो भैया भी आपके साथ है। भैया ने आपको बाद में ज्वाइन किया था या आप साथ में थे? आप केदारनाथ में मिले थे। आप कहाँ से भैया? आपका नाम? गुजरात से हूँ। गुजरात से हो। आपका सफर कैसा रहा अभी तक? मेरा भी बहुत अच्छा है, समथिंग 16 महीने से साथ में ही है हम लोग। 16 महीने से। हाँ। तो प्रयागराज में आप भी भैया के साथ ही हैं? साथ बने में हुए ही हैं। आपका अनुभव कैसा था प्रयागराज में? बहुत बढ़िया है, अनुभव तो बहुत बढ़िया है। चलिए, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद। एक फाइनल कॉल छोटी सी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन वो संसाधनों के अभाव में, कभी दबाव में, डर में, आपके माइंड में एक सर्कल घूम रहा है, क्योंकि आपने न्यूज़ में बहुत सारी वीडियो जो बनावटी वीडियोज़ हैं उनमें देख के अपने माइंड में एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है कि हम बाहर जाएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे। आप बाहर निकलो, इतने बेहतरीन लोग हैं, और आप सर्वाइव करना सीखना चाहते हैं तो आप अपने अंदर एक चीज़ डालो कि मुझे जैसी सिचुएशन मिलेगी सर्वाइव करना है, बस आप कर जाओगे सर्वाइव, और आपको ट्रैवल बहुत कुछ सिखाएगा। और जो पेरेंट्स दबाव बनाते हैं बच्चों के ऊपर, उनको बाहर नहीं निकलने आपको देते। अपने पेरेंट्स को जो है ना कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और आप जो करोगे सही करोगे, और मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स आपको रोकेगी। अच्छा, जैसे कोई लड़का एक्सप्लोर करने के लिए निकलना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा कि वो सीधा बड़े टूर पे निकले या टुकड़ों में पहले एक्सपीरियंस करे चीजों को, ताकि उसको अनुभव पता मिले कि मैनेजमेंट कैसे होता है? या तो पैदल निकले या बाईसाइकिल, बिकॉज आपके पास अगर सोर्स नहीं इनकम का, तो मेरे हिसाब से ये ट्रैवल बेस्ट है कि आप जो है ऐसा ट्रैवल पे निकलिए, लेकिन रियल ट्रैवल पे निकलिए। देखिए, आप अगर फेक ट्रैवल पे निकलोगे आप कहीं ना कहीं चोट खाओगे। आप रियल ट्रैवल पे निकलोगे। रियल ट्रैवल इन द सेंस ऐसा होता है कि आप एक जो है आपके पास एक ऐसी मेमोरीज रहनी चाहिए, ऐसे सबूत रहनी चाहिए कि हाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे फेक ट्रैवलर्स ने बहुत सारी जगह ऐसा गंदा फैला दिया कि लोग ना सपोर्ट करने को तैयार नहीं रहते। तो आप अगर अच्छा करेंगे तो पीछे वाले जो ट्रैवलर आ रहे हैं उनके लिए कुछ बेस्ट होगा। तो आप भी बेस्ट कीजिए, पीछे वालों के लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, वो भी ट्रैवल कर सकेंगे। तो आप जितना हो सकता है ग्राउंड लेवल पर ट्रैवल स्टार्ट करो। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और इसकी क्या कहानी है, ये छोटा मेहमान जो आपके साथ है? ये एक्चुअली हमें ठंड में थोड़ा सुखता हुआ मिला था। कहाँ पे? ये जौनपुर के पास मिला था। जौनपुर के पास। तो ये भी ट्रैवल में आपके साथ ही ये हैं? है कि हम ढूंढ रहे हैं कि इसके लिए कोई ऐसा पेरेंट्स मिल जाए जो उसको पाल सके, अडॉप्ट कर सके। अडॉप्ट कर सके, क्योंकि पहाड़ों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा हमारे साथ। और जब तो अब तक इसके हमारे बाद आपकी प्लानिंग क्या है, कहाँ जाने की है? नेपाल। नेपाल? सीधा यहाँ से नेपाल का टूर होगा। चलिए, आपने मतलब आपकी इस वीडियो को देख करके न जाने कितने लोग इंस्पायर होने वाले हैं। क्योंकि मैं अभी आपसे पहले एक भैया से मिला था,
तो वो दार्जिलिंग से बाइक से आए थे, वो भी ऑल इंडिया टूर पे निकले हैं। इनफैक्ट उन्होंने वर्ल्ड टूर भी किया हुआ है, तकरीबन 14 से 15 कंट्रीज को उन्होंने टूर किया था। तो उन्होंने भी यही कहा था कि पहले अपनी जो तैयारी आपको करनी है, आप बेसिकली ग्राउंड लेवल पे करिए, आप छोटे टुकड़ों में आसपास के जो इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करिए। इससे टाइम मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, क्या क्या आप लेके जा रहे हैं, आपका सामान क्या क्या है, वो आप मैनेज करना सीखेंगे और एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही। तो ये दोनों भैया हैं, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। माघ मेले की शुरुआत में ही एक अपडेट सामने आई थी कि जो अभी पैराग्लाइडिंग है और जो हॉट एयर बलून की सर्विसेज हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, और उस समय लोकेशन क्लियर नहीं थी। ये लोकेशन होने वाली है बेसिकली अरैल घाट में। अभी हम लोग सेक्टर नंबर 7 अरैल घाट में है, और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि जो तैयार सर्विसेज हैं वो शुरू हो चुकी है। हालांकि प्राइस की बात करें तो जहाँ तक मैंने पता किया है, अभी 3,000 रुपये जो पर फ्लाइट है वो चार्ज किया जा रहा है। अगर आप वीडियो बनवाते हैं तो ये रेट 3500 तक चला जाएगा, यानी 500 रुपया वीडियो बनवाने का वो ले रहे हैं। और जहाँ तक पता है कि जो Insta360 है वो उनका खुद का ही है। तो सर्विसेज की शुरुआत ऑलरेडी यहाँ पर प्रयागराज में शुरू हो चुकी है, और हॉट एयर बलून के लिए भी तकरीबन 1,000 से 2,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। ये सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। रेट 3,000। क्यों? जी भैया, हाँ ऐसे ही कुछ। हॉट एयर बलून का कितना बजे? 1,000। हॉट एयर बैलून का 1,000 है, और शायद 3500 रुपए विथ वीडियो चार्ज। हाँ, वीडियो चार्ज। हम्म। और वीडियो के लिए कैमरा इनका खुद का है, Insta360, वो ये प्रोवाइड करेंगे। आज से ही शायद ये सर्विस की शुरुआत हुई है। अभी तीसरी ये फ्लाइट थी या फ्लाई थी, शॉर्टी थी यहाँ पे इस मशीन की, और हम लोग तो नहीं करने वाले हैं। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो सेक्टर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं अरैल घाट है ये सेक्टर नंबर 7, इसके जस्ट बगल में किला आप देखने किला मिलेगा। किले के बिल्कुल सामने वाला जो स्थान है, ये अगर और डिटेल में बताएं तो पीछे नैनी ब्रिज है, नैनी ब्रिज के थोड़ा सा आगे ये आपको पूरा का पूरा जो एडवेंचर है ये होता दिखाई पड़ेगा। और ये महाकुंभ में भी देखने को मिला था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। महाकुंभ में हम ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप माघ मेला 2026 में आते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए सर्विसेज अलाउ हैं, सॉरी इनेबल कर दी गई हैं। अभी फर्स्ट फेज़ 1 है, फेज़ 2, फेज़ 3 ये पूरा चलता रहेगा, पूरा माघ मेला ऐसे ही चलता रहेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने वालों की भी, हम जैसे देखने वालों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और 3 राइड्स अभी तक, 3 शॉर्टीज हो चुकी हैं। ये मशीन कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें माघ मेला की, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है विद पैराग्लाइडिंग, और अभी यहाँ पर कस्टमर्स ढूंढे जा रहे हैं। प्राइस को लेकर मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं हैं, किसी को लगता है ज़्यादा है, कोई बोलता है रीजनेबल है। ये आप डिसाइड करेंगे, हम नहीं। इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर सर्विसेज की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। द करंट व्यू आप आ सकते हैं तो लोकेशन बिल्कुल किला के सामने है। ग्लाइडर तैयार है और पैसेंजर का वेट किया जा रहा है। एंड ऋषभ कैन बी द सेकंड, नहीं 4th। जाओगे? जा सकते हैं, लेकिन बजट थोड़ा अभी हम लोग अभी कल्पनाओं में उड़ रहे हैं, हमको ग्लाइडर की ज़रूरत नहीं है। हम कल्पनाओं में उड़ने वाले व्यक्ति हैं। तुम जाओ? तुम ना जाओ, तुम नाव वाले झूला में नहीं बैठ पाती, तुम इसमें कहाँ बैठ पाओगी?